हेलो लर्नर्स। मैं डॉक्टर शशिकांत पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव, जो हमारे बीए प्रथम वर्ष विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो डियर लर्नर्स, सामान्यतः किसी भी देश के इतिहास को अध्ययन की सुगमता और विकास के क्रम को देखते हुए तीन कालों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार यूरोप के इतिहास में भी तीन कालों का अपना स्वतंत्र एवं मौलिक विशिष्टताएं हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। किंतु फिर भी यूरोप के इतिहास में काल विभाजन करने में कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं, क्योंकि यूरोपीय इतिहास में मध्य और आधुनिक काल के मध्य इतने धीरे धीरे और असमान गति से परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें अलग करने वाली स्पष्ट रेखा खींचना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः यूरोप में आधुनिक युग का श्री गणेश 1453 ईस्वी से माना जाता है। इसका कारण यह है कि 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटाइनोपोल का पतन हुआ था, और यह यूनानी विद्या, संस्कृति, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र यूनानियों के हाथों से निकलकर तुर्कों के अधीन आ गया। संस्कृति एवं सभ्यता से परिपूर्ण यूनानियों ने इटली में शरण ली, जो पहले से ही पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र था। यूनानियों के इटली पहुंचने से पुनर्जागरण को नई शक्ति एवं उत्साह मिला, जिससे उसकी गति असाधारण रूप से तेज हुई। पुनर्जागरण के तीव्र हो जाने से यूरोप के मौलिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जिन्होंने यूरोप के मध्यकालीन स्वरूप व आधुनिक रूप को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। इसी कारण 1453 ईस्वी से यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। अब यदि हम यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे में उन विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है जिनके कारण इसे आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो पहली विशेषता है सामंतवाद की समाप्ति, जिसका अध्ययन हम पहले के वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। आधुनिक युग की सर्वप्रमुख विशेषता सामंतवाद का पतन होना था। सामंतवादी व्यवस्था ने किसानों की स्थिति को शोचनीय बना दिया था। इसी कारण समय समय पर कृषक विद्रोह होते रहे। सामंतवादी व्यवस्था में अनेक और भी दोष थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। इंग्लैंड में गुलाबों के का युद्ध के 30 वर्ष तक चलने का प्रमुख कारण सामंतवादी व्यवस्था ही थी। हेनरी सप्तम 1485 से 1509 ईस्वी के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व इंग्लैंड के वास्तविक शासन सामंत ही थे। इनकी शक्ति अपार थी तथा उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। राजा और प्रजा के मध्य सीधे संपर्क नहीं था। राजा की कोई अलग से सेना नहीं होती थी। राजा को सामंतों की शक्ति एवं सेना पर ही निर्भर होना था। राजा के अशक्त होने के कारण प्रजा को राजा पर विश्वास और श्रद्धा की भावना नहीं थी। सामंतों ने राजा को शक्तिहीन देखकर अवसर का लाभ उठाया और अपनी शक्ति बढ़ाकर छोटे छोटे राज्यों के समान राज्य करने लगे। रेनियर ने लिखा है, वास्तव में सामंत लोग ही छोटे छोटे राजा थे जो परस्पर युद्ध किया करते थे। यही नहीं, वह राजा से भी युद्ध ठान लेते थे। हेनरी सप्तम ने इन सामंतों के महत्व को समझते हुए
इनकी शक्ति का दमन करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। शीघ्र ही वह सामंतों की शक्ति को कुचलने, राजा की शक्ति में वृद्धि करने तथा राजा प्रजा के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने में सफल हुआ। यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और सामंतवाद का विरोध प्रारंभ हो गया। बौद्धिक विकास भी नवीन युग के प्रारंभ होने का एक महत्वपूर्ण कारण है या विशेषता है। मध्य युग अंधविश्वासों का युग था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था। जनता के बौद्धिक विकास के साधन उपलब्ध न थे। शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार मध्य युग अंधविश्वासों का युग था। चारों ओर यूरोप में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था। जनता को बौद्धिक विकास के साधन उपलब्ध नहीं थे। शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न थी। ऐसे में जनता में सोचने व तर्क करने की शक्ति शेष नहीं रही। नवीन विचारों के अपनाने पर चर्च द्वारा उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। आधुनिक युग में शिक्षा का विकास हुआ, जिसमें जनसाधारण में व्याप्त अंधविश्वास समाप्त होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के लोगों की रुचि आध्यात्मिकता एवं नवीन खोजों के प्रति बढ़ने लगी। नवीन आविष्कार किए गए तथा आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। साहित्यिक क्षेत्रों में भी अनेक विद्वानों का उदय हुआ, जिन्होंने यूरोपीय लोगों में बौद्धिकता और तार्किकता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विद्वानों में ग्रेसिन, लिनेकर और थॉमस मूर प्रमुख थे। इसके अलावा सामंतवाद की और अन्य विशेषता राष्ट्रीयता की भावना का यूरोप में उदय होना है। मध्यकालीन यूरोप में राज्य का स्वरूप सामंतवादी था। समस्त ईसाई जगत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई माना जाता था और सिद्धांततः उसका शासन पोप और सम्राट दोनों के अधीन था। धार्मिक क्षेत्र में पोप और राजनीतिक क्षेत्र में राजा प्रमुख माने जाते थे, किंतु कालांतर में पोप राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। अतः आधुनिक युग के आगमन के साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी। सामंतों का पतन हो जाने के कारण राजा व प्रजा के मध्य सीधा संबंध स्थापित हुआ और यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई। राजतंत्रों की स्थापना होने के साथ इस युग में राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हुआ। राष्ट्रीयता के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप के राष्ट्रों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होने लगी। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के विषय में अगर देखा जाए तो रैमजे म्योर ने लिखा है कि इंग्लैंड में ट्यूडर वंशीय राजाओं के राज्यकाल में राज्य शक्ति के विकास का प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का विकास था, जिसने राजा के व्यक्तित्व को एक नया सम्मान और महत्व प्रदान किया। आधुनिक युग के प्रारंभ में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जहां वर्तमान समय में राष्ट्रीयता राष्ट्र से मानी जाती है, किंतु तब राष्ट्र प्रेम शासकों के प्रति होता था, न कि राष्ट्र के प्रति। इतना ही नहीं, यही समय था जब यूरोप में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास भी हुआ। मध्ययुगीन यूरोप में पोप का प्रभुत्व होने के कारण लैटिन भाषा सर्वप्रमुख थी। आधुनिक युग के आगमन के साथ
जब पोप का प्रभाव घटने लगा तो राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ। इस साहित्यकारों, सुधारकों तथा लेखकों ने अपने उद्धरण को अपनी राष्ट्रभाषा में लिखा। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। शेक्सपियर ने अंग्रेजी में असाधारण कृतियों की सृजना की, जिन्हें हम आज भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। फ्रांस के साहित्यकारों ने अपनी भावनाओं को फ्रांसीसी भाषा में लिपिबद्ध किया। इस प्रकार अपनी ही भाषा में रचित साहित्यों ने जनता के बौद्धिक विकास में अत्यधिक सहायता पहुंचाई। इसके अलावा यदि हम बात करें आधुनिक युग की विशेषताओं के बारे में, तो ये यही समय है जब प्रजातंत्रीय या प्रजातीय भावनाओं का विकास हुआ, यानी कि रेशियल फीलिंग्स जो है इनका डेवलपमेंट इसी समय हुआ। आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता प्रजातीय भावना का विकास होना था। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अपनी प्रजाति के प्रति आदर और सम्मान की भावना भी लोगों में बढ़ने लगी थी। उन लोगों को इस बात का ज्ञान होने लगा था कि वे उच्च प्रजाति के हैं और उनका प्रजातीय गौरव भी है। ऐसे में इंग्लैंड के निवासी अपने को यूरोप के अन्य राष्ट्रों की जनता से उच्च समझने लगे। परिणाम यह निकला कि इंग्लैंड का प्रभाव यूरोप में छाने लगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाद की भावना, ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी, भी आधुनिक युग से पूर्ण समाज में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। जनता की स्थिति दयनीय थी और कष्टप्रद थी। आधुनिक युग का आगमन होते ही व्यक्ति का महत्व बढ़ा। व्यक्ति का हित प्रत्येक दृष्टि से सर्वोपरि हो गया और उसके महत्व में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। व्यक्तिवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामंतशाही का अंत हुआ और उसकी जगह विकसित हुए सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था ने जनता के हितों को ध्यान में रखा। इन सब के अलावा छापे खाने का आविष्कार भी आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। इंग्लैंड में कैक्सटन नामक अंग्रेज ने छापे खाने का प्रचलन 1476 ईस्वी में किया। छापे खाने का आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ क्योंकि इसने शिक्षा के प्रसार में अत्यंत सहयोग दिया। डियर लर्नर्स, अगर हम आधुनिक युग के जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है उन पे अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो मुद्रण संस्कृति का विकास या छापे खानों का विकास जो है, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। क्योंकि ये मुद्रण संस्कृति जैसे जैसे इसका प्रसार विश्व के जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र में किसी न किसी क्रांति ने जन्म लिया और आप इसका कोई अपवाद नहीं पाएंगे। छापे खाने का आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ क्योंकि इसके माध्यम से लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और वे बाहरी दुनिया से आसानी से जुड़ सके। इसके अलावा अपने धार्मिक जो साहित्य हैं उन तक भी उनकी पहुंच बढ़ी और इन लोगों ने अपने धर्म के प्रति और इन लोगों में अपने धर्म के प्रति और अधिक श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इन्होंने उसमें से कुरीतियों को या आडंबरों को स्वयं पहचाना और अलग करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त
धार्मिक आंदोलन भी यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ या उसकी विशेषताओं में शामिल है। शिक्षा के प्रसार के कारण जनता की तर्क शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब पोप की आज्ञाओं को आंख बंद करके स्वीकार करने को वे तैयार नहीं थे। यही समय अनेक धर्म सुधारकों ने जर्मनी जैसे जर्मनी की के लूथर ने पोप का विरोध किया। इंग्लैंड में भी पोप के प्रभुत्व को समाप्त किया गया और एक नवीन चर्च की स्थापना की गई जिसे प्रोटेस्टेंट कहा गया है, जिसका अध्ययन हम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत कर चुके हैं। और इस धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी के साथ यूरोप में साम्राज्यवाद का जन्म भी यूरोप में आधुनिक युग की विशेषताओं में यूरोप में साम्राज्यवादिता का जन्म भी प्रमुख था। इंग्लैंड ने धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ किया और क्योंकि इंग्लैंड नए नए उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, इसी समय दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास का भी आविष्कार हुआ, जिसने समुद्री शक्ति को प्रोत्साहन दिया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया की खोज की, जिसका नाम अमेरिका रखा गया। 1497 ईस्वी में हेनरी सप्तम की आज्ञा प्राप्त कर अंग्रेज यात्री जॉन कैवेल ने न्यू फाउंडलैंड आदि का पता लगाया। 1497 ईस्वी में ही वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया जलमार्ग की खोज की। इसका परिणाम यह हुआ कि नए नए देशों की खोज होने लगी। जो यात्री किसी नए प्रदेश की खोज करता, वह उस पर अपना देश का झंडा फहरा देता था। इसी प्रकार उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। इंग्लैंड ने भी अनेक उपनिवेश बनाए। इसका परिणाम साम्राज्यवादिता का उदय होना था। उपनिवेशों की भूख ने इस प्रकार अनेक युद्धों को जन्म दिया, जिससे जल शक्ति में वृद्धि करने में प्रतिस्पर्धा होने लगी। इंग्लैंड ने इसमें सबसे अधिक सफलता प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। व्यावसायिक संगठनों का विकास भी आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आधुनिक युग के आगमन के साथ ही यूरोप की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। समाज में आर्थिक परिवर्तन का श्रेय मुख्यतः देश में फैलने वाली औद्योगिक उन्नति थी। दूसरे देशों से संपर्क हो जाने तथा उपनिवेशों के कारण वहां से कच्चा माल भारी मात्रा में आयात किया जाने लगा, जिससे देश के उद्योग में पर्याप्त उन्नति हुई। इसके साथ ही साथ दो नए प्रतिस्पर्धी वर्गों ने जन्म लिया, जिन्हें पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के नाम से जाना जाता है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के संघर्ष ने समाजवाद को जन्म दिया। समाजवाद आधुनिक युग का एक आर्थिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की उन्नति या युद्ध प्रणाली के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, वो भी आधुनिक युग के आरंभ की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पिछली 1.5 शताब्दी से यूरोप में बारूद का प्रचलन हो रहा था, लेकिन तोप और बंदूकों के आविष्कार ने बारूद को आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया। शासकों ने बारूद पर सरकारी अधिकार की घोषणा की और जनता द्वारा बारूद के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, जिससे राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई।
तथा यह निरंकुशता पूर्वक राज करने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त अगर यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ के संदर्भ में अगर हम वैवाहिक संबंधों की या मैट्रिमोनियल रिलेशंस को देखें तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है या ये भी उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल रहा है। यूरोप में राज परिवारों में परस्पर संबंध स्थापित करके राज्य विस्तार अथवा राज्य को सुदृढ़ करने की नीति का प्रचलन इसी युग में प्रारंभ हुआ। अन्य देशों के साथ साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने और सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इंग्लैंड के हेनरी सप्तम ने अन्य देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर न केवल इंग्लैंड को शक्तिशाली बनाया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी प्रदान किया। इस प्रकार अनेक परिवर्तन यूरोप में हुए जिनके कारण आधुनिक युग का वहाँ श्री गणेश हुआ। कुछ समय तक आधुनिकता की इस भावना को पुराने विश्वासों, पुरानी नीतियों, पुरानी परंपराओं, मध्यकालीन पोप, पंथ और मध्यकालीन साम्राज्य ने घेरे रखा, परंतु धीरे धीरे नई भावना इस घेरे से बाहर आई और एक नए तंत्र का यूरोप में उदय हुआ जिसने समाजवाद का रूप राष्ट्र ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी के पश्चात यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण कारणों ने वहाँ आधुनिक युग का आविर्भाव किया, जिसकी विशेषताओं में हम सामंतवाद का पतन, यूरोप में बौद्धिक जागृति, वहाँ राष्ट्रीयता की भावना का उदय और साम्राज्यवाद का प्रारंभ, नवीन भौगोलिक खोज तथा नवीन आर्थिक परिवर्तन को पाते हैं। इसी के साथ हमारा यह विषय यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।